अब आप देखो, मैंने गोल्जी बॉडीज के जो कंपार्टमेंट आपको बताए वो कौन कौन से बताए। बीच में सेंटर के अंदर जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, सेंटर में जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं सिस्टर्न। पहला वाला पार्ट क्या हो गया? पहला वाला पार्ट हो गया ये सिस्टर्न। और पेरीफेरी किनारों की तरफ ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल। और लास्ट में ये जो बिल्कुल किनारों पर छोटी छोटी थैलियां नजर आ रही हैं, ये जो वेजिकल्स नजर आ रहे हैं, इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे गोल्जी वेजिकल। गोल्जी वेजिकल या गोल्जी वैक्यूल भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या हो गए? ये तीन पार्ट्स हो गए किसके? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के। क्लियर हो गई स्ट्रक्चर गोल्जी कॉम्प्लेक्स की? बेसिकली गोल्जी कॉम्प्लेक्स के क्या होते हैं? ये तीन जो है वो पार्ट जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के होते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सादा सा करके जो है यहाँ पर एक दफा फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा कर रहा हूँ। अभी मैं ये भी फर्क देखेंगे कि एनिमल और प्लांट के गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या फर्क होता है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अगर पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहला पार्ट क्या हो गया? सबसे पहला पार्ट हो गया ये। इस पार्ट को क्या कहेंगे? जो सबसे पहला मैंने सेंट्रल वाला पार्ट बनाया ये इसको क्या कहेंगे? जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, सिस्टर्नी। इसको हम सिस्टर्नी कहेंगे। और यहाँ मैंने कितनी सिस्टर्नी ड्रा कर दी है? अभी कितनी सिस्टर्नी ड्रा की है? दो दो। की है ना? दो सिस्टर्नी ड्रा। चले एक सिस्टर्नी और ड्रा कर देता हूँ नीचे। ये तीसरी सिस्टर्नी भी ड्रा कर दी। तो पहला पार्ट क्या हो गया? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो इनको सिस्टर्नी कह रहे हैं। फिर सिस्टर्नी के किनारों पर से ऐसे ट्यूब निकल रही होती हैं ऐसे। इन ट्यूब्स को, और आपस में वो इंटरकनेक्टेड भी होती हैं ऐसे। इन ट्यूब्स को क्या कहते हैं? इनको क्या कहेंगे? दूसरे वाले पार्ट को बताएं, क्या कहेंगे इसको? पेरिफेरल नेटवर्क। इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल, यानी इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। पेरिफेरल नेटवर्क हो गया इंटरकनेक्ट। और इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल की तरफ ये जो वेजिकल्स लगे हुए होते हैं, ये क्या हो गए? इनको कहेंगे गोल्जी वेजिकल। ये गोल्जी तो हो गया, वेसिकल। ये तो इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अच्छा, एक और बात याद रखनी है कि एनिमल का जो सेल होता है ना, एनिमल फॉर एग्जांपल ये एनिमल का सेल है। एनिमल सेल के अंदर एक सिंगल लार्ज गोल्जी कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है। एक ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा लेकिन वो लार्ज होगा। लार्ज का मतलब होगा उसके अंदर बहुत सारी ये क्या कहना चाहिए, सिस्टर्ने होती हैं। और प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? प्लांट सेल के अंदर एक से ज्यादा गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक यहाँ भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसका आगे बताऊंगा क्यों प्लांट में ज्यादा होता है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, एनिमल सेल के अंदर क्या है? एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। और प्लांट सेल के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैं। अब मिसाल के तौर पे आपको ना एक तस्वीर बना के दे दी जाए और उसमें एक ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना हुआ हो, टेक्निकल सी चीज, और आपसे पूछा जाए ये बताओ प्लांट का सेल है या एनिमल का सेल। आपसे पूछे गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बेस पे, आपसे पूछे कि आप बताओ ये प्लांट का सेल है या एनिमल का सेल। अब देखोगे इसमें सिर्फ एक ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तो इसका मतलब ये कौन सा वाला सेल हो गया? ये हो गया एनिमल का सेल। अगर बहुत सारे ऐसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाकर दे दें और पूछे अब बताओ ये किसका सेल है, तो आप बताओगे ये किसका सेल होगा? वो प्लांट का सेल होगा। तो वैसे मॉर्फोलॉजी एक जैसी होती है, स्ट्रक्चर एक जैसी होती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लांट के और एनिमल के एक जैसे होते हैं। फर्क सिर्फ क्या होता है कि एनिमल सेल का जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वो एक ही होता है, और प्लांट सेल के अंदर एक से ज्यादा गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं। और प्लांट में एक से ज्यादा गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसी वजह से प्लांट के गोल्जी कॉम्प्लेक्स के लिए हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? डिक्टेसोम। प्लांट के जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? उसके लिए हम डिक्टेसोम का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। दिस टर्म इज बेसिकली यूज फॉर गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लांट। चलें आगे चलते हैं। ये कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आपकी बुक क्लास से मैंने बता दिए। अब थोड़ा सा आगे चलकर जो है वो देखते हैं कि ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो हैं इसके फंक्शन क्या होते हैं, ये सेल के अंदर क्या क्या काम करते हैं, हमारे किस किस काम आते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो याद रखिएगा। इसका जो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये सेल सिक्रीशन का काम करते हैं। किस चीज का काम? इन्वॉल्व इन सेल सिक्रीशन। सेल सिक्रीशन क्या होती है? जैसे ये एक सेल है, इस सेल के अंदर से जो जो चीजें रिलीज होंगी वो सब क्या होंगी? उन सबको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे सेल सिक्रीशन। जैसे सांप होता है, स्नेक होता है, स्नेक का जो स्ट्रिंग होता है उसका जो डंक होता है, उस डंक के अंदर जो सेल होते हैं, सांप का जो पॉइजन होता है वो भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिक्रीशन होती है। यानी सांप के सेल से जो जहर निकलता है वो बेसिकली क्या है? वो भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिक्रीशन है। इसका काम सिक्रीशन का होता है। इसी वजह से ये कौन से सेल्स में प्रोमिनेंट होता है? दे आर प्रोमिनेंट इन अवर ग्लैंडुलर सेल।
हमारे कौन से सेल में ये ज्यादा होता है? जो ग्लैंडुलर होते हैं। ग्लैंडुलर सेल किसको कहते हैं? जो सिक्रीशन का काम करते हैं। जैसे हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सेल्स भी जो है वो कौन से होंगे? वो भी ग्लैंडुलर सेल होंगे, क्योंकि वो हार्मोन सीक्रेट करते हैं। हमारे पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करते हैं, तो वो भी क्या होंगे? वो भी ग्लैंडुलर होंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे कौन से सेल्स में ज्यादा होता है, सॉरी गोल्जी बॉडीज हमारे कौन से सेल्स में ज्यादा होता है? ये बेसिकली जो है वो हमारे ग्लैंडुलर सेल में ज्यादा होता है, क्योंकि इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सिक्रीशन का। अच्छा, काम इसका देखें कैसे होता है। सबसे पहले ये थोड़ी सी एक चीज देखें, आपकी बुक में भी डायग्राम में ये बात मेंशन है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबसे पहले क्या होता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बनाता है? वो बनाता है प्रोटीन, क्योंकि उस पर राइबोसोम्स होते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन होता है ये किसके पास चला जाता है? फिर ये प्रोटीन जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। ये किसके पास जाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस प्रोटीन को किसको दे देता है? गोल्जी बॉडीज को। फिर गोल्जी बॉडीज क्या करती है? गोल्जी बॉडीज इस प्रोटीन की फिनिशिंग करती है, यानी इसको फाइनल टच देती है। फिनिशिंग का मतलब क्या होता है? इसको फाइनल टच देती है। ये ऐसे ही होता है जैसे एक फैक्ट्री होती है ना, फैक्ट्री में एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है जहां पर कोई चीज बन रही होती है, और दूसरा एक तो प्रोडक्शन यूनिट होता है और एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है। प्रोडक्शन यूनिट में कोई चीज बनती है और प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है? उसको फाइनल टच दिया जाता है, उसको फाइनलाइज किया जाता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बनता है वो पहले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन जाता है, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद किस में चला जाता है? गोल्जी बॉडीज के पास चला जाता है, और गोल्जी बॉडीज उसको फाइनल टच देकर क्या कर देता है? वो रिलीज कर देता है। अब मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन किसको चाहिए होता है? सेल मेम्ब्रेन को। तो पहले ग्लाइकोप्रोटीन जो है, पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन बनाएगा, फिर वो प्रोटीन जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाएगा। गोल्जी बॉडीज उसको जो है वो कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलाकर ग्लाइकोप्रोटीन बना देगी, और वो ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा? सेल मेम्ब्रेन के पास। तो मतलब क्या हुआ कि गोल्जी बॉडीज का काम क्या होता है? गोल्जी बॉडीज दे प्रोडक्ट आर मॉडिफाइड एंड स्टोर एंड सेंड टू देयर डेस्टिनेशन। यानी कोई भी अपनी जो प्रोडक्ट होती है, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई प्रोटीन बनाएगा तो वो प्रोटीन डायरेक्ट नहीं जाएगा किसी भी ऑर्गेनेलिज के पास। पहले वो कहाँ जाएगा? पहले वो जाएगा गोल्जी बॉडीज के पास। पहले वो कहाँ जाएगा? पहले वो चला जाएगा गोल्जी बॉडीज के पास। गोल्जी बॉडीज उसको थोड़ा मॉडिफाई करेगा, उसको थोड़ा चेंज करेगा, और चेंज करने के बाद उसको थोड़ी देर स्टोर करेगा, और स्टोर करने के बाद उसको उसकी डेस्टिनेशन पे भेज देगा। डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? जहां उसकी जरूरत है वहां पर उसको क्या कर देगा? सेंड कर देगा। अच्छा, इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है। दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कलेक्शन, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, सबसे पहले कोई भी चीज आएगी, सबसे पहले गोल्जी बॉडीज क्या करेगा? उसको कलेक्ट करेगा। कोई भी चीज है सबसे पहले किसके अंदर आ गई? सबसे पहले ये गोल्जी बॉडी के अंदर आ गई। उसके बाद गोल्जी बॉडी क्या करेगा? उसकी पैकेजिंग करेगा, उसकी फिनिशिंग करेगा। फिनिशिंग करने के बाद उसकी पैकिंग करेगा। पैकिंग का मतलब ये होता है कि अगर ये कोई प्रोटीन है तो इसके चारों तरफ उसको वेजिकल के अंदर बंद कर देगा। इसको किसमें बंद कर देगा? वेजिकल के अंदर बंद करके उसकी पैकिंग कर कर, और फिर उसको आगे जहां पर उसका इस्तेमाल होना है वहां पर क्या कर देगा? भेज देगा। तो ये क्या काम करता है? किसी चीज को कलेक्ट करता है, उसकी फिनिशिंग करता है, उसकी पैकेजिंग करता है, और उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। जहां पर उसकी जरूरत होती है वहां पर उसको क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। इसके अलावा गोल्जी बॉडीज का काम क्या रहा है? प्रोड्यूस मैक्रोमोलिक्यूल। मैंने आपको बताया था ना मैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं। जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। जैसे सेलुलोज भी एक मैक्रोमोलिक्यूल है, या हेमी सेलुलोज जो होता है, पढ़ा था ना सेल वॉल के अंदर हेमी सेलुलोज। हेमी सेलुलोज भी क्या है? ये भी एक मैक्रोमोलिक्यूल है। तो गोल्जी बॉडीज का काम क्या होता है? गोल्जी बॉडीज मैक्रोमोलिक्यूल भी प्रोड्यूस करते हैं। और वो कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो गोल्जी बॉडीज प्रोड्यूस करते हैं? जैसे हेमी सेलुलोज या सेलुलोज। सेलुलोज भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है। तो ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ये बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं किसके अंदर? ये प्रोड्यूस होते हैं गोल्जी बॉडी के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा सेल प्लेट मटेरियल, एक सेल जब डिवाइड होता है तो सेल के दरमियान में सेल प्लेट बन जाती है। सेल प्लेट किसकी बनती है? कैल्शियम पेक्टेज और मैग्नीशियम पेक्टेज की। किसकी बनती है सेल प्लेट? कैल्शियम पेक्टेज और मैग्नीशियम पेक्टेज की।
और कैल्शियम पेक्टेज और मैग्नीशियम पेक्टेज भी कौन रिलीज करता है या कौन प्रोड्यूस करवाता है, ये भी बेसिकली गोल्जी बॉडी ही प्रोड्यूस करवाते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। ये हमने क्या पढ़े, हमने पढ़े गोल्जी बॉडीज के फंक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो है इसका सेल सिक्रीशन। सेल में से जो भी चीजें सिक्रीट होती हैं वो सिक्रीट कहाँ से होती हैं, वो होती हैं बेसिकली गोल्जी बॉडीज से। जैसे सेलुलोज सिक्रीट होता है सेल वॉल बनाने के लिए, तो सेल वॉल बनाने के लिए जो सेलुलोज सिक्रीट होता है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, गोल्जी बॉडीज से। इसके अलावा हेमीसेलुलोज जो सिक्रीट होता है वो भी गोल्जी बॉडीज से। सेल प्लेट बनाने के लिए जो पेक्टोज सिक्रीट होता है वो भी कहाँ से सिक्रीट होता है, वो भी गोल्जी बॉडी से सिक्रीट होता है। इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट बनती है तो उसको फाइनल टच या उसकी फिनिशिंग कौन करता है, उसकी फिनिशिंग भी गोल्जी बॉडीज ही करते हैं। चले अब क्वेश्चन करें गोल्जी बॉडीज से। गोल्जी बॉडीज से कुछ क्वेश्चंस करें अगर आपके दिमाग में इस वक्त हैं तो, हम वरना फिर आगे की तरफ चलते हैं। सर पूछें। सर गोल्जी बॉडीज जो है वो सेल प्लेट बनाती हैं और फिर सेल प्लेट से प्लांट के अंदर मिडिल सेल लेमिला प्लेट से बनता है। प्लांट के अंदर मिडिल लेमिला बन जाता है। जी जी। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि गोल्जी बॉडीज जो है वो उसका प्रोडक्ट है मिडिल लेमिला। हाँ ये कह सकते हैं आप, गोल्जी बॉडीज का प्रोडक्ट मिडिल लेमिला है। डायरेक्ट जो प्रोडक्ट है वो है सेल प्लेट, और इनडायरेक्ट जो प्रोडक्ट है वो मिडिल लेमिला। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मिडिल लेमिला से ही हो रहा है। सही है सर। जी जी सर गोल्जी कॉम्प्लेक्स सर कोई हार्मोन भी रिलीज करते हैं? हाँ, जैसे हमारे वो हार्मोन जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं या ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए होते हैं, उनमें से कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं इसमें बनकर, जिनकी ग्लाइकोप्रोटीन नेचर होती है। और जितने भी हार्मोन्स मतलब होते हैं, मिसाल के तौर पे जो प्रोटीनियस हार्मोन होते हैं, वो अपना फाइनल टच लेने के लिए तो गोल्जी बॉडीज के पास ही आते हैं। जो भी प्रोडक्ट रिलीज होती है वो डायरेक्ट रिलीज नहीं होती, वो जो भी हार्मोन हो या जो भी है उसको फाइनल टच गोल्जी बॉडीज ही देते हैं। अच्छा, हमारे वो कौन से सेल हैं जिनमें गोल्जी बॉडीज नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते? हमारी बॉडी के वो कौन से सेल हैं जिनमें गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते? आरबीसीज। आरबीसीज है ना। आरबीसीज के अंदर ना गोल्जी बॉडीज होते हैं, ना माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, न्यूक्लियस भी नहीं होता। तो इसकी वजह से इनकी एज भी ज्यादा नहीं होती है, 4 महीने होती है, उसके बाद क्या हो जाते हैं, ये डेड हो जाते हैं। हम पूछे क्वेश्चन। आज मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट भी पढ़ाना है। अगर बीच में डिस्कनेक्ट हो गई तो हम दोबारा कनेक्ट होंगे, हमने दोबारा कनेक्ट हो जाना है। सही है ना। अगर बीच में डिस्कनेक्ट हो गया दोबारा ज्वाइन करना होगा, क्योंकि आज क्लोरोप्लास्ट को भी कंप्लीट करेंगे। गोल्जी बॉडीज में अच्छा एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है गोल्जी बॉडीज के हवाले से? एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्जी बॉडीज के ये पॉइंट याद रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज में क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंस हैं। प्लांट की गोल्जी बॉडीज और एनिमल की गोल्जी, प्लांट के सेल में कितनी गोल्जी बॉडीज होती हैं, एनिमल के सेल में कितनी गोल्जी बॉडीज होती हैं। इसके अलावा इसके ये पार्ट्स याद रखने हैं, मेन पार्ट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, कंपोनेंट भी इनको, और ये इसके फंक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट आपने याद रखने हैं। ये जितनी भी चीजें यहाँ पर मैंने बताई हैं, सारी चीजें जो है वो याद रखने वाली हैं। आगे चलें, क्लोरोप्लास्टिड्स की तरफ चलें। चले, मेरे ख्याल से अब लास्ट सेल, हम डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज पढ़ रहे हैं, और अब ये लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं प्लास्टिड्स। सही है। अब देखो प्लास्टिड्स क्या होते हैं, कह रहा है दे आर प्रोटोप्लाज्मिक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। दे आर प्रोटोप्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। कहता है ये प्रोटोप्लाज्मिक है, लेकिन ये स्पेशल डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं। क्यों स्पेशल डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं? ये दो किस्म के काम करते हैं। एक काम इसका है केमिकल सिंथेसाइजर, यानी ये केमिकल बनाते हैं। केमिकल सिंथेसाइजर कैसे हो गया? जैसे हमें पता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो ये क्या है, एक तो केमिकल सिंथेसाइजर है कि ये क्या बनाते हैं, ये केमिकल्स बनाते हैं, और दूसरा ये स्टोरेज बॉडीज भी हैं, यानी ये स्टार्च को, प्रोटीन को और लिपिड्स को किसी का करने का काम करते हैं, ये स्टोर करने का भी काम करते हैं। और स्पेशल क्यों है? स्पेशल इस वजह से कि ये हर सेल में नहीं पाए जाते, ये सिर्फ प्लांट्स के सेल में होते हैं, और कुछ प्रोटिस्टास जैसे एलजी हो गई, कुछ एलजी, इनके सेल्स में ये पाए जाते हैं, ये हर सेल में मौजूद नहीं होते। तो इसके बाद हम एक चीज देखेंगे यहाँ पर, ये तो हमने देखा प्रोटोप्लास्ट का जर्नली कि ये, अब हम देखेंगे कि ये जो प्लास्टिड्स होते हैं, बेसिकली प्लास्टिड्स कितने टाइप्स के होते हैं।
नॉर्मली जो आपकी बुक में प्लास्टिड्स की टाइप लिखी हुई हैं, प्लास्टिड्स 3 टाइप्स के होते हैं। एक प्लास्टिड वो होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। एक प्लास्टिड वो होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। एक प्लास्टिड वो होता है जिसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और एक प्लास्टिड वो होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं लीकोप्लास्ट। ये 3 टाइप के क्या होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट को देख लेते हैं। क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन और प्लास्टिड्स का मतलब होता है बॉडी। तो ये किस कलर के प्लास्टिड्स होते हैं? दे आर ग्रीन प्लास्टिड्स। दे आर ग्रीन कलर प्लास्टिड्स। ये कैसे प्लास्टिड्स होते हैं जिनका कलर क्या है? जिनका कलर ग्रीन होता है। अच्छा, इनका ग्रीन कलर क्यों होता है? क्योंकि इनके पास एक ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। एक ग्रीन पिगमेंट इनके पास मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल होने की वजह से इनका कलर क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस। ये किस चीज में हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में, यानी ये प्लांट को फूड बनाने में हेल्प करते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं प्लांट के अंदर? दे आर फाउंड इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के ज्यादातर ये कौन से हिस्से में पाए जाते हैं? प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है, प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स के अंदर ये मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की डिटेल स्ट्रक्चर में बाद में बताऊंगा, अभी पहले हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे जो प्लास्टिड हो गया, कौन सा हो गया? वो हो गया क्लोरोप्लास्ट। अभी क्लोरोप्लास्ट की डिटेल स्ट्रक्चर नहीं बताइए, डिटेल स्ट्रक्चर बाद में बताऊंगा। दूसरे नंबर पे है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब क्या होता है? कलरिंग। और प्लास्टिड्स का मतलब होता है बॉडी। तो ये क्या है? ये कलर प्लास्टिड्स हैं। ये क्या है? कलर प्लास्टिड्स हैं। और ये प्लांट्स को डिफरेंट कलर देते हैं, जैसे रेड कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, एक्सेप्ट ग्रीन। स्टूडेंट आप अपने आप को म्यूट कर लें, आवाज आ रही है आपके पास से। एक्सेप्ट ग्रीन। तमाम प्लास्टिड्स, मुझे खुद म्यूट करना पड़ेगा आपको। ये तमाम कलर के जो हैं वो प्लास्टिड जो हैं वो जितने भी डिफरेंट कलर्स होते हैं प्लांट के अंदर, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं, सिर्फ किसको छोड़कर? एक्सेप्ट ग्रीन। क्योंकि ग्रीन कलर तो आपको पता है, ग्रीन कलर किसकी वजह से होगा? ग्रीन कलर तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। बाकी आपको रोज की जो पेटल्स रेड नजर आती हैं, वो किसकी वजह से नजर आती हैं? वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से नजर आती हैं। कलरफुल जो फ्रूट नजर आते हैं, वो भी किसकी वजह से नजर आते हैं? क्रोमोप्लास्ट। तो इनका काम क्या हो गया? ये कलर देते हैं। दे गिव कलर टू, ये कलर देते हैं। किसको कलर देते हैं? ये फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड। दे गिव कलर। ये कलर देते हैं किसको? फ्लावर्स को, फ्रूट को और सीड को, प्लांट के जितने भी कलरफुल पार्ट हैं। उसके बाद लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट क्या है? ये कलरलेस प्लास्टिड्स हैं। इनका कोई कलर नहीं होता। ये क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। और ये कौन से पार्ट में पाए जाते हैं प्लांट्स के? अंडरग्राउंड पार्ट में, जो जमीन के अंदर होता है, अंडरग्राउंड पार्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा रूट हो गई, रूट जमीन के अंदर होती है, तो रूट का कोई खास कलर नहीं होता। तो इस रूट के अंदर जो प्लास्टिड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं लीकोप्लास्ट। और लीकोप्लास्ट का काम क्या होता है? लीकोप्लास्ट का काम होता है स्टोरेज। ये स्टोर करती है। अब ये किस किस चीज को स्टोर करती है? एक बात, या स्टार्च को भी स्टोर करती है, लिपिड्स को भी स्टोर करती है और प्रोटीन को भी। बाज़ दफा स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये सिर्फ स्टार्च को स्टोर करती है। ये सिर्फ स्टार्च को स्टोर नहीं करते लीकोप्लास्ट, ये प्रोटीन को भी स्टोर कर सकते हैं। और किसको स्टोर कर सकते हैं? ये लिपिड्स को भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे पोटैटो के अंदर स्टार्च होता है, तो पोटैटो भी आपने देखा है कहाँ होते हैं? जमीन के अंदर होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट को मैं फिर बाद में डिटेल में डिस्कस करूंगा, पहले आप क्वेश्चन करें। प्लास्टिड से क्वेश्चन करें। अब मेरे ख्याल से मैं दूसरी क्लास आपकी नहीं लूंगा, क्योंकि जितना प्लास्टिड मुझे आपको पढ़ाना था वो मैंने यहाँ पर बता दिया आज। आप बताएं, प्लास्टिड से क्वेश्चन करें। सर इनके फंक्शन के बारे में बताएं थोड़ा। देखो, क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट का ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसका काम है फोटोसिंथेसिस। ये किस चीज का काम करता है? ये फूड बनाने का काम करता है। ये किस चीज का काम करेगा? फोटोसिंथेसिस का। क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है? ये प्लांट्स को डिफरेंट फ्रूट, सीड या जो भी प्लांट्स के पार्ट है उनको डिफरेंट कलर देता है, ग्रीन कलर को छोड़कर, क्योंकि ग्रीन कलर तो